नेपाल में कल तक जो आंदोलन था वो आज अराजकता में तब्दील हो गया। कल तक सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र हो चुका था आंदोलन, अब यह आंदोलन हद से बाहर निकलता जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ लोकतंत्र के प्रतीक संसद को भी फूंक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जला दिया। उस घर में उनकी पत्नी जिंदा जल गई, जो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया। यहां तक कि ओली सरकार के मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तख्ता पलट के बाद फिलहाल कमान सेना के हाथ में है। लेकिन जनता और युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे हैं काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। इन सारे आंदोलन को शुरू में यह कहा गया कि जेन जी का आंदोलन है, नए युवाओं का आंदोलन है, और इस आंदोलन में 20 से ज्यादा लोग कल तक मारे गए। लेकिन आज जो आंदोलन का रूप हमने देखा, मैं इसको जेन जी का आंदोलन मानने को तैयार नहीं। शुरू भले ही जेन जी ने किया हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि आंदोलन जेन जी के नाम पर कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जिनका मकसद ये सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाना नहीं था, देश में भ्रष्टाचार मिटाना नहीं था, बल्कि शायद मकसद कुछ और रहा हो। यही वजह है कि शायद शाम होते होते जेनजी संगठनों ने आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लिया। उन्होंने कहा इस हिंसक आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ वो नेपाल में हुआ, और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। ये सिर्फ नेपाल इकलौता उदाहरण नहीं है। इससे पहले हमने श्रीलंका में देखा, आंदोलन इस कदर पहुंच गया कि वहां की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। हमने बांग्लादेश में जो देखा, आंदोलन इस कदर पहुंच गया कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। अब ये नेपाल में हुआ। इस पूरे आंदोलन को कैसे देखा जाए, आज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों सबका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए जो नेपाल की तस्वीरें जो बयां कर रही हैं। नेपाल में युवा आक्रोश की आग सड़क से संसद तक भड़क गई। गुस्सा इतना ज्यादा था कि संसद भवन तक को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर भी जला दिया गया। राष्ट्रपति के निजी आवास को भी नहीं छोड़ा गया। सब धुआं धुआं हो गया। पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का घर भी आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि नेपाल के मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस को भी जला डाला। ओली सरकार में सत्ता सहयोगी नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी इस आग की भेंट चढ़ गया। नेपाल में हिंसा और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मंत्रियों को बचाने के लिए आर्मी को हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, और हालत ये हो गई कि आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री केपी ओली से कहना पड़ा कि वो कुर्सी छोड़ें, तभी सेना हालात पर काबू कर पाएगी। जिसके बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओली के बाद नेपाल के राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो चुका है। दरअसल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 2 दिन के भीतर विरोध प्रदर्शन में 21 से ज्यादा युवाओं की मौत हो चुकी है। करीब 13 महीने पहले जो हालात बांग्लादेश के थे, वही हालात आज नेपाल के हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान हिंसा, आगजनी और उपद्रव की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई थी। ठीक वैसी ही तस्वीरें इस वक्त एक और पड़ोसी देश नेपाल से आ रही हैं। दोनों देशों में आंदोलन का केंद्र थे युवा, और युवाओं के आंदोलन से नेपाल में इस वक्त ऐसा उपद्रव मचा है कि ना तो हालात पर नेपाल की सरकार का कोई काबू है और ना ही वहाँ की सेना का। बताया जा रहा है कि नेपाल में युवाओं का यह गुस्सा अचानक नहीं भड़का। पिछले कई सालों से नेपाल अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जिसकी कई बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ओली सरकार का तानाशाही रवैया। लेकिन जेन जी के इस गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया, और युवा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सड़कों पर आ गए। सवाल है कि युवाओं का ये आंदोलन आखिर क्या मैसेज दे रहा है? क्या ये आम नेपालियों की बिगड़ती हालत के बाद से भड़की नाराजगी है? क्या ये भ्रष्ट सरकार को मिटाकर एक नई सुबह लाने की क्रांति है? सवाल ये भी है कि नेपाल का ये जेन जी आंदोलन
और पड़ोस में हलचल भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है। इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे पूर्व डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब, जो कि कई देशों में भारत के एम्बेसडर भी रह चुके हैं और अभी भी लगातार राजनीतिक मुद्दों पर काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा हैं, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह हैं और हमारे सोशल मीडिया एडिटर और विश्लेषक विपिन भट्ट हैं। आप सही मेहमानों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शो की शुरुआत मैं विपिन भट्ट साहब आपसे ही करूंगा आज, क्योंकि ये पूरा जो मामला है, भले ही हम इसकी जड़ खोदते खोदते पहुंच जाएं नेपाल में भ्रष्टाचार, नेपाल में आर्थिक मंदी, नेपाल में बेरोजगारी, लेकिन जो तात्कालिक वजह बनी वो था सोशल मीडिया, और आप सोशल मीडिया को काफ़ी गहराई से समझते हैं और हम सब के ऑफिस के बीच में सबसे बड़े जानकार आप ही हैं। आप बताइए कि सोशल मीडिया का तात्कालिक वजह बनना, इसे आप सोशल मीडिया की ताकत कहेंगे या फिर सोशल मीडिया की लत कहेंगे या फिर सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कहेंगे? लक्ष्मण जी, ये लगभग तीनों ही है। जो तीनों शब्द आपने इस्तेमाल किए कि सोशल मीडिया की ताकत को भी दिखाता है, ये सोशल मीडिया की लत को भी दिखाता है, और ये सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल या उसके साइड इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट्स को भी दिखाता है। देखिए, सोशल मीडिया अब हमारी ज़िंदगी में किस हद तक जा चुका है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, मैं मानता हूं कि उन सब की एवरेज जो एज है वो 40 के ऊपर है। शायद आपके और हमारे जीवन में सोशल मीडिया आज भी ठीक है, हमने स्क्रॉल किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे, हमने कुछ वेबसाइट सर्च कर ली, हमने कुछ ऐप्स चला लिए, लेकिन ये जो जेन जी है जिसके लिए ये बात की जा रही कि नेपाल में जिस तरीके से आंदोलन उग्र हुआ, तो जेन जी के लिए या आज के उनसे भी उसी उम्र के या थोड़े बहुत छोटे बड़े बच्चों के लिए सोशल मीडिया भी पूरी लाइफ है या लाइफ स्टाइल है। उनकी सुबह से लेके रात तक सोशल मीडिया पर चलती है और वो सोशल मीडिया में ही अपनी ज़िंदगी को खोजते हैं। अब उसके डिटेल में अभी हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि किस से वो सिर्फ एक रील देखने तक सीमित नहीं है कि रील का चस्का है या कोई गेम खेलने का चस्का है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है उसका ताना बाना ही अब सोशल मीडिया के माध्यम से बुना जाता है। तो उस सोशल मीडिया को बंद कर देना, जाहिर तौर पे जैसा हमने भी बताया और वो अभी हमने पूरी स्टोरी देखी कि वो गुस्सा कई कारणों से चल रहा था, उसमें भ्रष्टाचार और कई चीज़ें थी, तानाशाही रवैया, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट बना जहाँ से चिंगारी भड़क के आग में कन्वर्ट हो गई, शोले में बदल गई, वो था सोशल मीडिया। क्योंकि उसने वो पैनिक बटन दबा दिया। तो डेफिनेटली आप इससे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है। उसकी लत लग जाए और आप अगर उसको हटा दो, कई किस्से हम सुनते हैं कि बच्चे से फ़ोन ले लिया तो उसने कितने एक्सट्रीम लेवल के कदम उठा लिए, लगभग उसी का ये विकराल रूप हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया, विपिन जी, ऐसा है कि हर कोई उसका इस्तेमाल करता है। इसके जो राजनीतिक पक्ष हैं उस पर मैं आऊँगा आगे चलकर। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं जो कि इन सब चीज़ों के काफ़ी जानकार हैं, धनंजय त्रिपाठी जी हैं। लेकिन मैं एक सवाल में लेना चाहूँगा आरती टिक्कू सिंह आपसे भी। ये सोशल मीडिया की बात अगर करें हम लोग, तो जिस तरह के रूप हमने नेपाल में देखे, आपको लगता है कि ये हमें काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर करता है सोशल मीडिया को लेकर के? देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण जी, हमने कई सालों से सोशल मीडिया बेशक इंफॉर्मेशन फ्लो जो है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उससे कई सारे लाभ हुए हैं, लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि सोशल मीडिया की जो वेपनाइजेशन है उसका फॉल आउट हमने डेवलपिंग कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमने इंडिया में ही देखा। आपको याद होगा, हमने सीएए के जो प्रोटेस्ट देखे, हमने पाम प्रोटेस्ट जो देखे, उसमें सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, जिनको मैं अक्सर कहती हूँ सिंथेटिक सेलिब्रिटीज, जिनका कोई लेन देन ना भारत के किसानों के साथ था, ना तो भारत के युवकों के साथ था, ना तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज जिनको सीएए का फायदा जिनको पहुंचना था, उनके लिए ना तो जानकारी थी, ना तो कोई समझ थी, ना ही तो कोई लिंक था। लेकिन वो सब सेलिब्रिटीज इस्तेमाल की गई सोशल मीडिया में, और ये हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये इस्तेमाल कर कौन रहा है। नेपाल में जो हो रहा है, आपने देखा होगा, बेशक जेन जी है, लेकिन जो उनकी वोकैबुलरी है, जो उनकी टर्मिनोलॉजी है,
कुछ महीने पहले नेपाल का एक बच्चा बहुत वायरल उसका वीडियो था पूरे मेरे ख्याल से एशिया में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में उसका वीडियो चला और वो बहुत ही एंग्लिसाइज्ड अंग्रेजी में उसने करप्शन की बात कही। स्कूल का बच्चा 10वीं शायद 10वीं का अपने एनुअल डे स्पीच में उसने बात की कि करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें उसने अपने भाषण में कही और थंडरिंग अप्लॉज मिला उसको। और जो स्टाइल में कहा, ये दर्शाता है कि बहुत ज्यादा इन पेनिट्रेशन है, इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न एक तो थॉट का, वेस्टर्न नैरेटिव्स का और वेस्टर्न मीडिया का और सोशल मीडिया का, और उसका प्रभाव हम देख रहे हैं जो नेपाल में हो रहा है। और अक्सर ये आज की बात नहीं, हमेशा ये रेवोल्यूशंस जो है या जो भी क्रांति होती है वो युवा ही लाते हैं या युवा ही करते हैं। लेकिन आजकल की जो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और वेपनाइजेशन देख रहे हैं, उसमें ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है आज की फॉरेन पॉलिसी। बहुत बड़े जो सुपर पावर्स है, कॉलोनियल न्यू कॉलोनियल पावर्स है, उनका एक बहुत बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं है, ये यूरोप में भी हमने कलर रेवोल्यूशंस देखे और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इनफैक्ट अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर अगर आपको याद होगा, उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल हुआ। जितने प्रोटेस्ट, आंदोलन, रेवोल्यूशन की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बेशक लग रहा होगा कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये माइंड कंट्रोल, माइंड इन्फ्लुएंस जो है ये हो रहा है। और आजकल के बच्चे, अगर आप जनरेशन जी को छोड़ दीजिए, जो जनरेशन अल्फा है, वो ये जानती है कि ये सोशल मीडिया जो है सारा मैनिपुलेटेड सिस्टम है। बट इसको एक तरफ अगर रखे तो आज की डेट में इंडिया का नेबरहुड जो है पूरी तरह से जल रहा है। हर एक कंट्री इंडिया के इर्द गिर्द जो है, जहां पे हम लोग इनफैक्ट इंडिया की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें तो लगता था कि हमारा इन्फ्लुएंस हमारे नेबरहुड में है, लेकिन ये आज साबित होता है जिस तरह से नेपाल में जो एनार्की चल रही है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे इन्फ्लुएंस जो है बहुत कमजोर है पूरे नेबरहुड में। तो मुझे लगता है कि इस बारे में हमें भी चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल, यही सवाल मैं लेकर के जाना चाह रहा था। हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब हैं। अचल मल्होत्रा साहब, ये जो कुछ नेपाल में हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरी चीज़ों को? देखिए, मैंने अपने को पैनलिस्ट को सुना। डेफिनेटली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा आज की तारीख में रोल है। सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरह है। आप इसे पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करिए या फिर इसे टॉपिक बम बना लीजिए। लेकिन खाली सोशल मीडिया ही तो काम नहीं करता ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये प्रोपेगेंडा बन के रह जाता है। और आज की जनरेशन प्रोपेगेंडा और रियलिटी में फर्क महसूस करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले सालों साल से नेपाल में जिस तरह की ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बदल के आ रही हैं। आप मुहावरे के तौर पे बोलेंगे तो इसको पुरानी शराब को पुरानी बोतलों में परोसा जा रहा है नेपाल की जनता को। कभी प्रचंडा आ जाते हैं, तो कभी केपी ओली आ जाते हैं, तो कभी नेपाली कांग्रेस आ जाती है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वहाँ करप्शन है, वहाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। तो इन चीजों की एब्सेंस में खाली सोशल मीडिया इस तरह के रिवॉल्यूशन नहीं ला सकता। हाँ, इसको पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने में, इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेट करने में डेफिनेटली इसका हाल रहा है। तो सारांश में ये है कि परिस्थितियां नेपाल की खराब थी, इकोनॉमिक दृष्टि से, नेपोटिज्म की दृष्टि से, करप्शन की दृष्टि से लोग तंग आ चुके हैं। आपको याद हो शायद कुछ समय पहले इवन एक सेगमेंट था नेपाली सोसाइटी का जो मोनार्की को वापस लाना चाहते थे। इसका मतलब है काफी समय से नेपाल में एक विकल्प की तलाश हो रही थी, जो इतना तंग आ चुका था। ये कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और ये नेपाली कांग्रेस और सेंट्रल लेवल, सब तरह के लेवल की ली हुई गवर्नमेंट्स को लेकर गवर्नेंस की एब्सेंस में करप्शन, ये सब को देखते हुए लोग बदलाव चाहते थे। और जैसा कि एक और को पैनलिस्ट ने भी बताया कि ट्रिगर था सोशल मीडिया, और चूंकि ये पावरफुल
बिकॉज ये जनरेशन जो जी जनरेशन की हम बात करते हैं, इसको डायरेक्टली उसके इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता होगा। बट अब यहाँ से इतना फैलाव हो गया इसका, और हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचने पे कि क्या इसमें और जो श्रीलंका में हुआ और जो बांग्लादेश में हुआ, पैटर्न मोरलेस सेम है? क्या सिमिलैरिटी है कोई? क्या ये स्पॉन्टेनियस है, या इसके पीछे किसी का एक ऑर्केस्ट्रेटेड है, कोई प्लान्ड है, कोई बाहर की फोर्सेस का इसमें इन्फ्लुएंस है? तो ये सब आने वाले दिनों में इन बातों का खुलासा होगा। बहरहाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो काफी कैरेक्टरिस्टिक रही है नेपाल के लिए, लेकिन इस तक हद तक पहुंच जाना ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। और मुझे लगता है कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नेबरहुड में अगर इंस्टेबिलिटी होगी और इस तरह की क्योटिक कंडीशंस होंगी तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ सभी जगह सुख शांति रहे, ताकि हम विकास की तरफ ध्यान दिया जा सके। और तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर पड़ोस में ऐसा कुछ होता है तो उस पर नज़र बना कर रखनी भी चाहिए, और अगर पड़ोस में शांति रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है, पड़ोस में अशांति रहती है तो हमें भी चिंता होती है। ये देश के मामले में कहें या फिर घर के मामले में कहें। धनंजय त्रिपाठी जी, इस पूरे घटना में नेपाल से हम लोग कितने ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, अपने आप को अलग करके देखा जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, भारत को भी एक नज़र बना कर रखनी होगी कुछ हद तक? देखिए, आइसोलेटेड तो आप नहीं रह सकते हैं। उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि नेपाल के साथ आपके संबंध काफी गहरे हैं। ये एक साउथ एशिया का ऐसा देश है जिसके साथ आपके ओपन बॉर्डर्स हैं। एक बड़ी संख्या नेपाल की जनता जो है वो भारत के अंदर काम करती है। आपके व्यापार के बहुत अच्छे संबंध है नेपाल के साथ, इकोनॉमिक संबंध है। यहाँ के बहुत लोग भी नेपाल जाते हैं, टूरिज्म या हो गया, या कल्चरल रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। तो हम बिल्कुल शांत तो नहीं रह सकते, हमें इस पे निगाह बना के रखने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके का अभी जो पिछले 48 घंटे में जैसी स्थितियां बदली, तो पहले प्रोटेस्ट और फिर एक बहुत हिंसक प्रोटेस्ट, मेरे ख्याल से वो चिंता का विषय है। और जैसा आप खुद ही कह रहे थे कि वहां पर जो युवाओं के संगठन है उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा दरकिनार किया इस हिंसा से। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी की अभी वहां पे बड़ी आवश्यकता है, और वो हम सबके ही हित में होगा, इंडिया के हित में होगा। इंडिया चाहेगा कि वहां पर एक स्टेबिलिटी आए और कुछ ऐसे फेसेस आए जो कि गवर्नेंस, मतलब आज की तारीख में नेपाल के अंदर जो सबसे अहम चीज है कि गवर्नेंस का जो सवाल है कि कौन वहां पर होगा जो चीजें चलाएगा, उसको लेके काफी कंफ्यूजन है। क्योंकि पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं है। ये एक फेसलेस टाइप का एक प्रोटेस्ट है। हालांकि अब कुछ नाम अभी उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो नेपाल के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर से कोई भी नाम नहीं, और सबके ऊपर अटैक है। तो इस तरीके का चीज आपको श्रीलंका के अंदर या बांग्लादेश के अंदर भी थोड़ा देखने को मिला, लेकिन फिर भी उसके अंदर एलिमेंट्स थे जिनको कि लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे। यहाँ पर नेपाल के अंदर एक थोड़ा अलग तरीके की चीज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छा ये है कि कुछ नाम अभी उभर के सामने आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, हम सबके हित में है कि वहां पे स्टेबिलिटी आए और चीजें, हिंसा जो है वो फिलहाल खत्म हो। यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट आपने कहा कि बाकी चाहे श्रीलंका का उदाहरण लें या फिर बांग्लादेश का उदाहरण लें, तो वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उसका कहीं ना कहीं एक संगठन या कोई प्लेटफॉर्म दिख रहा था। अचल मल्होत्रा साहब, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में चल कर आंदोलन कर रहे हो। अलग अलग संगठन हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में जुड़े, और अब जब हिंसक आंदोलन हो चला तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं इस हिंसा में शामिल नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा अपने स्टेटमेंट में, एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनको हम लोग ना तो तभी उनकी ज़रूरत थी ना तो अब मुझे ज़रूरत है, वो लोग शायद लगता है पिछले दरवाजे से इसमें आ चुके हैं। और एक नाम यहाँ पे चल रहा है जो बार बार, जो काठमांडू के मेयर हैं बलेन
बालेंद्र शाह साहब, उनका नाम चल रहा है कि वो आकर के सत्ता संभाले। वही जेनजी प्लेटफॉर्म पे नाम निकल के सामने आ रहा है, वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए सीधे तौर पे नहीं है। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है कि ऐसा आंदोलन जिसका नेतृत्व कोई ना कर रहा हो और अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि उसका नेतृत्व कोई भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब इस तरह के स्पॉन्टेनियस लीडरलेस रेवोल्यूशंस होते हैं, तो या तो chaotic कंडीशन में जाके खत्म होते हैं, या फिर उनका कोई भविष्य नहीं होता, या फिर ऐसी परिस्थितियों में से कोई नया चेहरा उभर के आता है जो पूरे माहौल को बदल के रख देता है। ये जो बालेंद्र शाह की बात कर रहे हैं, दावे के साथ मैं ये तो नहीं कह सकता कि बालेंद्र शाह ने किसी तरह से देखिए, बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया था मेयर बनने के लिए, काठमांडू में मेयर बनने के लिए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इंडिविजुअल थे, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके ये मेयरशिप उन्होंने हासिल करी थी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये सब उनका ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ है या उनका ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन वो और उनके सपोर्टर्स डेफिनेटली इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ऐसी परिस्थितियों में जब इवन नेपाल की आर्मी फिलहाल आगे नहीं आ रही है या कोई और दूसरा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और इन एनी केस जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको तो आवाम रिजेक्ट कर रहा है, तो ये एक नया विकल्प है जिसको उनका नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि इनके पास कोई कोई बहुत बड़ा सेटअप या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो देश को चलाने के लिए जो सेटअप चाहिए होता है, कि कैसे रातों रात खड़ा करेंगे। बांग्लादेश देखिए मोर और लेस क्लियर है कि उसमें मोहम्मद यूनुस को इम्प्लांट किया गया था और वो बहुत पहले से सिस्टमैटिकली कैंपेन चल रही थी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ, और मोहम्मद यूनुस को शायद पहले से अमेरिकन्स ने आइडेंटिफाई करके रखा था कि ठीक समय पे लाके उसे इम्प्लांट किया जाएगा, क्योंकि शेख हसीना थी जो कुछ चीजें थी जो अमेरिकन प्रेशर में नहीं आ रही थी वो। तो बहरहाल उसकी तो एक बैकग्राउंड थी। श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस इस हद तक पहुंच गया था, इन्फ्लेशन थी, भुखमरी थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिवोल्ट किया और उसके बाद जब उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया उन्हीं नेताओं के हाथ में। और लेकिन जब पहला मौका मिला वहाँ की जनता को, तो उन्होंने पुरानी फोर्सेस को रिजेक्ट करके जेवीपी, जो एक समय में आप जानते ही हैं कि कितनी बहुत ही ब्रूटल थी, एक ब्रूटल फोर्स थी, उन्होंने 2 बार रिवोल्ट भी किया था और उनके हाथों बहुत से लोग मारे भी गए थे, बट उनकी जनता ने ठीक समझा और उन्हें वापस लेके आए। बट यहाँ आज की तारीख में टोटल chaos, टोटल वैक्यूम दिखाई दे रहा है। तो कौन आएगा आगे? ऐसे हालात में अक्सर यही प्रिज्यूम किया जाता है कि जब तक कोई दूसरा विकल्प सामने नहीं आता तो आर्मी टेक ओवर कर लेती है। तो क्या नेपाल की आर्मी इस पोजीशन में है, या उनमें इतना दम भी है कि वो इस लाइन्स पे सोच भी रहे हों कि वो टेक ओवर कर लेंगे? क्या उन्हें भी डर है कि उनके टेक ओवर करने के बाद हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है इस बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन को बहुत ही भारत की तरफ से तो डेफिनेटली मॉनिटर किया जा रहा होगा और देखना होगा कि आने वाले समय में ये क्या रूप लेता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आर्मी टेक ओवर करे, क्या इतने सक्षम है? क्या आर्मी ने हालांकि कहा प्रधानमंत्री को कि आप इस्तीफा दीजिए तभी हम आंदोलनकारियों पर काबू पा सकते हैं। एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि राजशाही फिर से लाया जाए। पिछले 16 साल में 13 बार वहाँ की सरकारें बदल चुकी हैं और जब से लोकशाही आई है, लोकतंत्र आया, तब से भ्रष्टाचार चरम पे पहुँच चुका है। तो ये सारे तमाम आवाज़ें वहाँ पे उठ रही हैं। आरती टिक्कू सिंह, आपको क्या विकल्प वहाँ का दिख रहा है? चूँकि वहाँ का विकल्प हमारे नेपाल के बीच रिश्ते को भी काफ़ी हद तक तय करेगा। चूँकि पिछले दिनों हमने देखा कि चीन की दखलंदाजी बढ़ी नेपाल में। नेपाल ने भी बॉर्डर इशू को लेकर के भारत की तरफ आंखें उठा कर देखना शुरू किया। अब स्थिति बदलेगी तो जाहिर तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आए के रिश्ते कैसे रहते हैं। सबसे सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? आर्मी टेक ओवर करे, राजशाही आए, या फिर लोकतंत्र में कोई दूसरा टेक ओवर करे? लक्ष्मण जी देखिए, अभी तो फिलहाल आर्मी टेक ओवर करेगी और मुझे नहीं लगता है कि उसके बगैर अभी इमिडिएटली कोई विकल्प है। लेकिन लॉन्ग रन में मैं कहना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए कि अगर आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें और सभी कंट्रीज का जो हाल हुआ है पिछले 75 साल में, पहले तो कोल्ड वॉर के वो विक्टिम्स बने और मैं इसमें इंडिया को इंक्लूड करती हूँ, इंडिया को अलग नहीं रखना चाहिए। जो नेपाल में हालत हुई है आज,
और जो जिस तरह का आक्रोश करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हुआ है, ये आक्रोश हमने स्पोरेडिक इंस्टेंसेस में देखा है, अलग-अलग राज्यों में देखा है, हमने दिल्ली में भी देखा है, अलग-अलग इश्यूज को लेकर देखा है। जब एनार्की होती है उस वक्त पता चलता है कि जो हमने सिस्टम इतने टाइम से बनाया है या इंस्टीट्यूशंस बनाया है वो उनकी कितनी मजबूती है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो तब पता चलती है। और फॉर्चुनेटली अभी तक हमने जिस तरह से सीए हैंडल किया है या फार्म प्रोटेस्ट हैंडल किए, मुझे लगता है कि ये सरकार ने अपनी कॉम्पिटेंस तब दिखाई। और जिस तरह से यहाँ बच्चे मारे गए हैं, कोई 20 लड़के मारे गए नेपाल में, उसका ऑटोमेटिकली वो साइकिल ऑफ वायलेंस क्रिएट हुआ और उसका जो हश्र है, उसका जो आउटकम है, वो आज हमने देखा कि सरकार गिर गई। लेकिन बात है साउथ एशिया की या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, ये सिर्फ नेपाल का इश्यू नहीं है। अगर आप बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश में भी वो अलग बात है कि चाइना और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है पूरे रीजन में, उसकी वजह से काफी ज्यादा ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो उसका शिकार हो जाती है, कभी यूएस के साथ, कभी चाइना के साथ, और उसी बैलेंस में मारी भी जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे हटके देखें तो एक कोशिश हुई थी कि पूरी जो साउथ एशिया की कंट्रीज है या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, वो एक यूनियन बनाए, वो इकट्ठे हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हमारा नेबरहुड है और जिस तरह की हमारी अपनी, मैं कहूंगी, फॉरेन पॉलिसी की भी बहुत कमियां रही है। बहुत अभी उसका क्राइसिस हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में देखा, यहाँ नेपाल में देख रहे हैं, हमने मालदीव्स में देखा, हमने म्यांमार में देखा है, श्रीलंका में देखा है। तो फॉरेन पॉलिसी की जो कमजोरियां हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी जो ये आइडिया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो छोटे छोटे सारे देश है, जो डेमोक्रेटिकली भी कमजोर है, इकोनॉमिकली भी कमजोर है, मिलिटरली भी कमजोर है, क्या ये इकट्ठे होकर एक फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते थे जिस तरह से यूरोप ने यूरोपियन यूनियन बनाया, या कई सारे अभी भी अगर आप देखें जिस तरह से वेस्ट इकट्ठे होकर वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करता है, वो उस तरह का जो ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का जो आइडिया है, वो बेशक लोगों के दिलों में है या दिमाग में है, लेकिन उसकी उस दिशा में अभी तक हम बढ़े नहीं। और मुझे लगता है कि इंडिया चूंकि सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे इकोनॉमिकली भी सबसे स्ट्रांग कंट्री है, उस दिशा में सोचने की जरूरत है कि ये हमारे सारे नेबरहुड, जब आप एम्बेसडर मल्होत्रा ने सही कहा कि अगर आपका नेबरहुड अनस्टेबल है तो आप पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, आपके यहाँ पे भी बड़ी सारी फॉल्ट लाइंस है, उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जो कोल्ड वॉर में हुआ वो नहीं होना चाहिए। अगर यूएस और चाइना का कोल्ड वॉर लग ही रहा है कि इमर्ज हो रहा है, अगर अगले 10-20 साल में भी वही सिचुएशन रहेगी जो कोल्ड वॉर 1.0 में था और 2.0 में भी होगा, तो मुझे लगता है सभी स्टेट्स को मिलकर सोचने की ये जरूरत है कि अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अपनी कंट्रीज की सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो सिक्योरिटी है, वो इसी में है कि इकट्ठे होके इस बात पे सोचे। इकट्ठे होकर इस बात पर सोचे। धनंजय त्रिपाठी साहब, बड़ा ही मीनिंगफुल सजेशन है आरती टिक्कू सिंह का, कितना फेजिबल लग रहा है आपको? देखिए, इकट्ठे नहीं, सजेशन तो अच्छा है, और डेफिनेटली अगर हम फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया की बात करें तो किसी तरीके का एक इंटीग्रेशन या कोऑपरेशन तो जरूरी है और उसकी आवश्यकता भी है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते हमें एक साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी साउथ एशिया के अंदर है, पॉलिटिकल इश्यूज है, बॉर्डर इश्यूज है, और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की भी जो जिस तरह का रिलेशनशिप है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है साउथ एशिया कोऑपरेशन को लेकर के। लेकिन जो नेपाल के अंदर चीजें हो रही है, ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि ओपन बॉर्डर्स भी हमारे उनके साथ है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज नेपाल के अंदर इस कारण है क्योंकि जैसे कि अभी
हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि नेपाल के अंदर ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस नहीं हुए हैं। हमने 1950-60 में भी देखा वहां पर कि एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हुआ, काफी बड़ा आंदोलन चला। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के खिलाफ आंदोलन चला और एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पर रिपब्लिक की तरह आया। और ये जो नौजवान है ये ओली के समर्थक रहे हैं। ये बहुत कम जगह पर उभर के सामने आ रहा है, बातचीत में नहीं आ रहा है कि इसमें से अधिकतर लोग ओली के समर्थक भी रहे हैं। पर ओली ने जिस तरह से एक तानाशाही रवैया अपनाया, और मेरे ख्याल से उनकी अगर आप देखिए तो पिछले इस जनवरी से लगातार ओली को लेकर के एक टेंशन या एक तरह का गुस्सा नेपाल की जनता के अंदर आ रहा था कि वो हर चीज को दरकिनार कर रहे थे। जब उन्होंने ये सोशल मीडिया बैन भी किया तो उनको कहीं से भी अंदाजा नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिपरकशंस होगा। डिमांड आ रही थी और उस डिमांड को भी उन्होंने दरकिनार किया। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का रवैया उनका रहा, और क्या लोग कह रहे कि क्या चाइना फैक्टर है कि किस कारण उन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो इनका जो कार्यकाल का जो तरीका था वो नेपाल की जनता के अंदर गुस्सा बना, और इनके ही बहुत सारे जो नौजवान इनके ही समर्थक थे वो इनके खिलाफ खड़े हो गए। और एक और ट्रिगर पॉइंट है सोशल मीडिया में, जो नेपाल के लोगों से बात करके अभी पता चल रहा है कि बहुत सारे कामकाज भी प्रभावित हुए। जो डे टू डे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो सोशल मीडिया के थ्रू चलती थी, वो भी इन्होंने पूरी तरीके से ठप कर दिया। एक चीज हमें नेपाल के संदर्भ में ये नहीं भूलनी चाहिए कि बहुत सारा नेपाल का जो जनता है वो अलग अलग देशों में रहती है, भारत में रहती है, और सोशल मीडिया के तहत वो कनेक्ट भी होते हैं अपने देश से, अपने परिवार से। तो ओली ने इतनी नासमझी दिखाई कि वो कनेक्शन भी इन्होंने काट दिया। इन तमाम चीजों को लेकर के ओली के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा आया, और लोगों ने ये देखा कि चाहे जो भी हो, राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन वही चेहरे कभी अलग किसी ऑल पार्टी के तहत या किसी और पार्टी के तहत वो आ रहे हैं। तो ये एक गुस्सा तमाम सारी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी आ गया, और ये जो बड़ा ट्रिगर जो वायलेंस में तब्दील हुआ, अगर वहां पे हिंसा ना होती है तो युवा ना मरते, तो शायद ये हिंसक मोड़ इस तरह से ना लेता। लेकिन उनके मरने के बाद मेरे ख्याल से जो बच्चे थे उनके अंदर और वो क्रोध आ गया, और उसके कारण जिस तरीके का अभी जो रिएक्शंस वहां पे चल रहा है वो काफी मतलब गंभीर है, और इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए। बिल्कुल, इस दो बातें जो आपने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के साथ नेपाल का ओपन बॉर्डर है, वहाँ से कोई भी आ जा सकता है। वहाँ पे वैसी पाबंदी भी नहीं होती, वीज़ा भी नहीं लगता है, लोग वैसे ही शॉपिंग करने, शाम का मार्केटिंग करने पहुँच जाते हैं। भारत से नेपाल, नेपाल से भारत, ऐसे भी कई जगह वहाँ पे हैं, शहर हैं। लेकिन दूसरी बात एक और चीज़ कि सोशल मीडिया पे जो फीडबैक आ रहे थे उसका भी ध्यान नहीं दिया गया वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा, वहाँ की सरकार की तरफ से। मैं दोनों सवालों को लेकर के आऊँगा। शुभांकर मिश्रा हैं, विपिन भट्ट हैं। विपिन भट्ट साहब, सबसे पहले आपके पास आ जाऊँ जरा। ये सोशल मीडिया की बात चली तो उसको लेकर मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसको हम लोगों को एक ताकतवर फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर देखना चाहिए, और जेन्युइन फीडबैक कहाँ से आ रहा है, जेन्युइन लोगों की तरफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। कभी लोग इस तरह सड़कों पर ना उतर जाएं, उसका आपको एहसास पहले हो जाना चाहिए। सरकार के भीतर भी ये मैकेनिज्म होना चाहिए, बजाय कि उसको बैन करने के। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया को बैन करना तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक जेनजी की ज़रूर बात हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया आजकल हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि बहुत सारे बिजनेसेस उस पर चलते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें उस पर चलती हैं, मतलब पूरा लाइफस्टाइल आप सुबह से लेकर रात तक अगर आप खुद पे ध्यान दें तो आप सब कुछ तो काम अपने फ़ोन के ज़रिए कर रहे हैं, और उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो उसको ऑल ऑफ सडन स्टॉप कर देना, आप किसी भी एक बड़ी दुर्घटना के लिए खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। जेनजी जहाँ तक बात है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ था, और मैंने जैसा शुरू में भी कहा कि वो अपनी लाइफस्टाइल ही इसके अंदर बुनते हैं, उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है। आपके लिए, हमारे लिए फिर भी शायद थोड़ा ये काम करने की जगह है, लेकिन उनके लिए A to Z रिलेशनशिप से लेकर वर्किंग प्लेस सब सोशल मीडिया के रास्ते होके जाता है। तो ऐसे में उस पर एक ब्लैंकेट बैन लगाना या उसको क्रब कर देना, तो वो आपके लिए एक ऑल एंड ऑल हिट पॉइंट हो जाता है, जो नेपाल में होता हुआ हमने देखा। और
उसका एक और फॉल आउट ये भी होगा आगे भी। अब तो वो सर्विस शुरू हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो घटना घटनी थी वो नेपाल के अंदर घट गई। आपने ऐसा करके सबको जो एक अभिव्यक्ति का रास्ता था, मतलब वो एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम कर रहा था। एटलीस्ट लोग बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, और जब आपने उसको दबा दिया तो फिर वो विस्फोट होना ही था, जो हमने नेपाल में होता हुआ देखा है। हालांकि आगे चल के मुझे लगता है कि हर कोई, सिर्फ नेपाल नहीं, बाकी सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस मीडिया को कैसे थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रखा जाए, इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण जी। आई थिंक वो भी आपके सवाल का हिस्सा था कि हर देश की सरकार को सोशल मीडिया के जो मतलब फॉलोआउट्स हैं उस पर तो नज़र रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फॉलोआउट जो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आपने कुछ गलत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पढ़ ली या कुछ और मिसगाइड आप हो गए, कुछ और दिग्भ्रमित हो गए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर बातें चली जाएं, जहाँ पूरा का पूरा मास मोबिलाइजेशन हो जाए, इतनी बड़ी हिंसा में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल हर देश की सरकार को सोशल मीडिया के इस साइड को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और उसे अच्छी तरह से एक मैकेनिज्म बना के टेकल करना चाहिए, ताकि इतनी खराब स्थिति कभी पैदा ना हो। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पर अभी आरती जी ने शायद शुरुआत में बोला था कि अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, अगर उसका मिसयूज होने लग जाए दुधारी तलवार की तरह है तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, मुसीबत बन सकती है। शुभंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनको बॉर्डर मैनेजमेंट का भी बड़ा लंबा अनुभव भी रहा हुआ है और सेना में थे तो तैनात भी रहते थे सीमाओं पर और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहे। शुभंकर, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि ये नेपाल में हो रही सारी घटना, इससे पहले हमारे एक पैनलिस्ट धनंजय त्रिपाठी साहब कह भी रहे थे, ये इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि हमारा नेपाल से बॉर्डर ओपन बॉर्डर है। आपके हिसाब से ये पहलू कितना बड़ा कंसर्न है हम लोगों के लिए? लक्ष्मण जी, आपको और आपके समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार और जय हिंद। देखिए, धनंजय जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि नेपाल के साथ हमारा ओपन और पोरस बॉर्डर है और पिछले 36 सालों में नेपाल में राजा वीरेंद्र की जब हत्या हुई और उसके बाद की जो चीजें 1989 के बाद संधि के बाद से जो चीजें बिगड़ी और एक तरीके से जो नेपाल और भारत का चोली दामन का साथ था, वहां पे एक दुराव आना शुरू हुआ। 36 साल पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि 36 साल में 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं। जो उस समय बच्चे थे वो प्रौढ़ हैं और जो बाद की जनरेशन्स आई हैं, जो आज जिस तरीके से जंजी वहां पे है, उनका वो भारत के साथ जो एक नैसर्गिक लगाव था वो लगाव नहीं है जो उनके पुरखों का था। एक ये चीज समझने वाली। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो बॉर्डर की आपने बात की, चूंकि हमारा बॉर्डर बहुत ही खुला हुआ है, हमारे और आने जाने पे हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही हमारे यहाँ एक दूसरे के नागरिकों को ही हम चेकिंग करते हैं, ना ही उनकी कोई शिनाख्त होती है। इस वजह से ये हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा कि सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई जो एजेंसीज हमारी एसएसबी और बाकी जो स्टेट पुलिस की एजेंसीज हैं बॉर्डर पे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, उनको अब बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि नेपाल के रास्ते पहले भी काफी घुसपैठ होती रही है। और आज अगर दिन भर जो खबरें चल रही थी उसमें नेपाली युवकों का भी और बहुत सारे नेपाली पत्रकारों का भी ये बार बार बयान आ रहा था कि इसमें इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कुछ लोगों का, जो वो खुल के नहीं कह रहे थे कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इस संघर्ष को हथियाने की कोशिश की। नतीजा ये था कि शाम तक जेनजी जो मूवमेंट के सूत्रधार थे, जो बड़े नाम थे, उन लोगों ने अपने आप को संघर्ष वापस लिया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक मतलब स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई है और किस तरफ रुख लेगी ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि नेतृत्व विहीन भीड़ जब इस तरीके से काम करती है तो वो किस दिशा और किस दशा तक पहुंच जाए उसका कोई ठिकाना नहीं होता। नेपाल में भी यही हो रहा है, क्योंकि भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो अलग अलग छोटे छोटे तबकों में छोटे छोटे लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं पे 100 लोगों की भीड़ का कोई एक लीडर है, कहीं पे 200-400 लोगों की भीड़ का कोई दूसरा लीडर है, जिसकी परिणति इस तरीके की हिंसक घटनाओं में हो रही है। मुद्दा सोशल मीडिया से और करप्शन से, नेपोटिज्म से शुरू हुआ, जिसका अभी विपिन जी ने बहुत ही सही उदाहरण दिया कि अगर उन्होंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं तो ये फटना था और ये फटा। बट मेरी समस्या जो है वो इसके बहुत बड़े जो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उससे है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारे पड़ोस में चीजें हो रही हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान को अपदस्थ किया गया और अब नेपाल के साथ नेपाल में जो कार्रवाई हो रही है, ये सारी चीजें एक पैटर्न को दिखाती हैं
और ये चिंता का ज्यादा बड़ा विषय है, बजाय इसके कि नेपाल में अब क्या हो और आगे हमारे साथ सबसे बड़ी बिल्कुल, ये अभी एक जो बड़ा हमारी कंसर्न है। इश्यू है। हम लोग इस पे थोड़ा सी चर्चा किए तभी, लेकिन इस पे हम जी। लोग आगे और विश्लेषण विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक पे जाने का। और विपिन भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। बाकी हमारे पैनलिस्ट बने रहेंगे हमारे शो में, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको किस नज़रिए से देखा जाए और उसका इस पूरे क्षेत्र पे किस तरह से असर पड़ने वाला है। अचल मल्होत्रा साहब, आपने सुना होगा ब्रेक पे जाने से पहले शुभांकर जो कह रहे थे कि ये पूरे इस क्षेत्र में के नज़रिए से देखा जाना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखा जाना चाहिए, और इसमें भारत पल पल नज़र बनाए रखे हुए। फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि जो लोग वहाँ पे हैं सावधानी बरतें, घर से तब तक ना निकले जब तक कि बेहद ज़रूरत ना हो। लेकिन इससे आगे चलकर अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा रहती है, तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो हम नेबरहुड हो या कोई तीसरा देश हो, उसकी अंदरूनी जो परिस्थितियां होती हैं उसमें इंटरफियर या इंटरवेन नहीं करते। इससे पहले अगर हमने मॉलडीव्स में एक बार इंटरवीन किया था, श्रीलंका में इंटरवीन किया था, लेकिन दोनों बार वहाँ की सरकारों की रिक्वेस्ट पे किया था। तो मॉलडीव्स में हमने किया, वहाँ जब एक विद्रोह हुआ था तो हमने खुद, हमारी फौजें गई थी वहाँ पे। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि प्रोएक्टिवली या सामने से आके हम इंटरवीन करेंगे या अपनी बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज के वहाँ पॉलिटिकल और जो वहाँ की सिचुएशन को सुधारने के लिए हम कोई कदम उठाएंगे, ऐसा तो आप मेरे हिसाब से आप रूल आउट कर दीजिए। बाकी हकीकत यह है कि नेबर अब जैसा भी हो, हमें उसके साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। ये हम 70-75 साल में देख रखे हैं। हमारे नेबरहुड में आपको कभी भी कंसिस्टेंटली ऐसा कोई समय दिखाई नहीं दिया होगा कि जब आप कह सकें कि भारत का इन देशों के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो टोटल है या ये देश टोटली भारत के अगेंस्ट हैं। बीच-बीच में समय-समय पे परिस्थितियाँ बदलती हैं और कई ऐसे दौर आते हैं जब आपको लगता है कि मालदीव्स जो है भारत के प्रभाव क्षेत्र से एकदम बाहर हो गया या श्रीलंका एकदम बाहर हो गया। ये तब से हो रहा है जब से चाइना जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ गया है। तो हमारी पॉलिसी का कोर जो इस समय एक एलिमेंट ये है कि हम, मुझे लगता है कि वी आर ऑलरेडी रिकंसाइल्ड। इस फैक्ट को हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पड़ोसी भी जो हैं वो, उन्हें इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने पार्टनर्स चुने, भले वो चाइना हो। हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव ही, हमारी जो डिमांड या हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी से भी दोस्ती बढ़ाइए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि उससे दोस्ती बढ़ाते वक्त वो भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, इन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो हमारी ये कोर पॉलिसी है। तो श्रीलंका इसको लेके चाहे चाइना से डेब्ट ट्रैप में फंसे या मालदीव फंसे या कोई दूसरा फंसे, इससे हम चाहेंगे वो ना हो ऐसा, लेकिन अगर हो रहा है तो हम उसे रोकने के लिए ये नहीं करते। लेकिन हमारा इतना ज़रूर है कि भैया ध्यान रखना, इससे हमारे हितों पे कोई नुकसान कोई नहीं होना नुकसान चाहिए। आर्थिक लेकिन टेक्को चाइना में, बड़ा। देखिए नेपाल के, एक मैं लास्ट बात बोल देता हूँ कि नेपाल के हाँ हाँ, प्लीज। कॉन्टेक्स्ट में ये रियल है, क्योंकि चाइना अपने जो अभी केपीएस ओली ने चाइना के साथ जो एग्रीमेंट किया था, जो बीआरआई को यहाँ से पूरी तरह से निकालने की बात है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा, हम भी कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। करोड़ों रुपए लगा के हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है बहुत ही बिनाइन होती है। इसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते, कोई इसमें पॉलिटिकल वो नहीं रहता। लेकिन चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हमें काफी खतरा है। ये ड्यूअल पर्पस भी हो सकती है, ये मिलिटरली चाइना को भारत के पिछवाड़े में लाके खड़ा कर सकती है। तो ये हमारा कंसर्न है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि नेपाल टोटली हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए या फिर चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए, ये तो डेफिनेटली है।
तो ये आप आने वाले समय में देखते हैं, जो भी पार्टी, जो भी जैसा भी सेटअप आएगा, भारत उसे एंगेज करेगा। और आपने देखा भारत एंगेज करता है, म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस को कर रहा है, हालाँकि हमने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन अफ़गानिस्तान में हम तालिबान को भी एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एंगेज करने में हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है, वो शामिल है। तो यही पॉलिसी नेपाल के साथ आने वाले समय में रहेगी। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। यही कंसर्न मेरा भी था। मैं सवाल लेके आपके पास आया यही सुनने के लिए, इस पर आपकी राय क्या है। आरती टिक्कू सिंह, कि नेपाल को ही एग्जाम्पल लेके चलें और चाइना को देखें, तो जिस तरीके से चाइना ने अपना इंफ्रा डेवलपमेंट नेपाल में करना शुरू किया है, तो एक दबी जुबान से ही सही ये एहसास होने लगा कि नेपाल में भी चाइना की धमक बढ़ने जा रही है। और अब ऐसे जब हालात काफ़ी कह सकते हैं कि अस्थिर होते हैं, तो इस तरह की धमक और बढ़ जाती है जिनकी मंशा कुछ और होती है। तो ये हमारे लिए कंसर्न होगा ये आगे चलकर। लक्ष्मण जी, ये एक कहावत है अंग्रेजी में, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। या तो हम कहें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल रही हमारे नेबरहुड में, और अगर उसका प्रमाण ये है कि हमारे रिलेशनशिप और हमारा इन्फ्लुएंस इतना है कि जो हाल अभी नेपाल या अफगानिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश, जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे हम लोग इंडियन टैक्स पेयर की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे हम लोग बहुत एफर्ट्स लगाते हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी और इतना हम जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हमारे इतने एक्टिव है, अगर उसके बाद भी ये हाल है कि हमारे पास कोई इसका कोई अंदाजा ही नहीं था कि नेपाल में जो आज हो ये शॉकिंग है। क्या हमने ये एंटिसिपेट किया था? क्या हम लोगों के पास ये इंटेलिजेंस थी? नेपाल की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये खबर थी या नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या जहां तक हमारा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस का सवाल है, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो हमेशा से लगातार ही नेबरहुड फर्स्ट, आपको याद होगा हमारा स्लोगन है ये कि नेबरहुड फर्स्ट, और लगातार हम हर क्राइसिस में हमने अपने नेबरहुड में कोशिश की है कि हम पहले जाके पहले रेस्क्यू करें। और मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं है, रेस्क्यू की बात है। और जहां इतनी बड़ी क्राइसिस हो रही हो, मुझे नहीं दिख रहा है कि कैसे हमने अपने नेबरहुड को रेस्क्यू किया है, कैसे हमने अपने नेबरहुड को स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और कैसे हमने कोशिश की है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वो चाइना के कैंप में ना जाके बैठे, जो कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल कहीं या स्ट्रेटेजिक का ये थ्रेट है कि चाइना अगर पूरे नेबरहुड पे इतना कब्जा और इतना इन्फ्लुएंस है कि वहां पे जो हो रहा है अभी देख रहे हैं आप, जिस तरह से डिस्टेबलाइज हो गया पूरा का पूरा साउथ एशिया, उसका ये मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं इफेक्टिव रही है, कहीं ना कहीं फेल हुई है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है एक्नॉलेज करने की कि कहाँ हम गलत हुए हैं, क्योंकि दोबारा से ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इश्यूज एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, ये करप्शन की जो इशू है या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, ये इश्यूज जो है यूनिवर्सल इश्यूज है ही है, और ये रैलिंग पॉइंट्स होते हैं। एम्बेसडर मल्होत्रा ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि देखिए सोशल मीडिया एक टूल है, एक वेपन है, इट्स अ मींस, इट्स नॉट एन एंड। सोशल मीडिया एक सिर्फ टूल है। जब आपके यहाँ इश्यूज होंगे, करप्शन जैसा इशू होगा, या लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज फील होगा, या एलिनेटेड फील होगा, या डिसएम्पावर्ड फील होगा, तो ये टूल जो है ऑटोमेटिकली यूज होंगे, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो मुझे लगता है भारत को इसमें बहुत सारे लेसन्स लेने की जरूरत है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो हमारा पूरा कैबिनेट सेक्रेटरीट है, उनको सीख लेने की जरूरत है, और हमको अंदर झांकने की भी जरूरत है कि क्या हम नेबरहुड में बोलना चाह रहे थे, कुछ कर पाए। नहीं, मैं ये कह रहा था जी, मैं आरती जी से अमूमन हर चीज पे सहमत होता हूँ, लेकिन जब उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की सफलता की बात की, तो मुझे लगता है कि हमें ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि नेबरहुड को लेकर सफलता और असफलता का मापदंड क्या है। देखिए, वो ज़माने गए कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि भारत जो है गवर्नर जनरल की तरह आसपास के सभी पड़ोसी देशों को अपनी उंगली के इशारे पे नचाएगा और वो नाचेंगे।
हम अपने लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिजर्व करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम स्ट्रैटेजिकली हमारी ऑटोनॉमी हमारे बहुत प्यारी है हमें, तो हम अमेरिका से भी डील करेंगे, हम रशिया से भी डील करेंगे। तो आप किस बिना पे ये कह सकते हैं कि या क्या ऐसा टूल है या कौन सा ऐसा आपके पास वो है तरीका कि जिससे इस्तेमाल करके आप श्रीलंका या फिर नेपाल या बांग्लादेश को चाइना से डील करने से रोक सके। हमारी पॉकेट्स इतनी डीप नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट। जितना चाइना के पास जितनी रिसोर्सेज हैं उसकी हमें मेरे ख्याल से 1/10 भी नहीं है हमारे पास। अगर चाइना के पास कोई अकाउंटेबिलिटी की बात भी नहीं है। आपके पास जो पैसा है वो सोच समझ के आपने लगाना है, इन्वेस्ट करना है और आपको देखना है कि भाई उसका जो वाजिब है नतीजा वापस आता है या नहीं आता है। चाइना अंधाधुंध पैसा फेंक रहा है, फेंक सकता है और सामने वाला देश जो है वो अपने लिए विकल्प रखता है। उसकी लोकल पॉलिटिक्स है उसे इस चीज के लिए ये सुविधा देती है कि वो चाइना कार्ड खेले इंडिया के अगेंस्ट। और हमें देखना है कि वो चाइना कार्ड खेल रहा है, किस हद तक हमें खेलना है। लेकिन हमें इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा, अक्सर बीच में कई बार ऐसे दौर आए जब ऐसे लगा कि श्रीलंका हमारे हाथ से टोटली निकल गया है, मालदीव्स हमारे हाथ से टोटली निकल गया, बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल रहा है और वो चाइना की गोद में बैठे हैं। फॉरेन पॉलिसी की सफलता अब इसमें देखिए कि कैसे हमने ग्रेजुअली बिना पैनिक किए हुए अपने रिश्तों को रीसेट किया है वहां पे। और अपने आज की रिश्तों तारीख को में मैं रीसेट किया ये बुलाना हाँ चाहूंगा, ये भूल जाइए कि सिर्फ हम हाँ और हम ही अपने पड़ोस पे वो वाला वो जमाना करेंगे, चला गया यहाँ पे। धनंजय चला त्रिपाठी गया। जी कुछ इसमें ऐड क्योंकि करेंगे? हम खुद अपने लिए नहीं एक्सपेक्ट करते, हाँ खुद अपने लिए हम बिल्कुल डिमांड करते हैं कि वी हैव अ राइट टू डील विद एनी अदर कंट्री, अमेरिका बिल्कुल हो, रशिया बिल्कुल हो, चाइना हो, सबसे डील करेंगे। बिल्कुल तो बड़ा थोड़ा बिल्कुल धनंजय मुश्किल है। त्रिपाठी जी। जी मेरे ख्याल से इन्हें बहुत सही बात कही है। साउथ एशिया के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज ये कि पेशेंस अगर हम दिखाएंगे, देखिए साउथ एशिया का जो जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है वो ऐसा है कि इंडिया उसकी सेंट्रलिटी में है। अब श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उस समय की जो सरकार थी वो बहुत उसके रिश्ते भारत के साथ वैसे नहीं थे, लेकिन इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना जब वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया राजपक्षे के समय में। और इंडिया ने वहां पे जिस तरीके से भी मदद पहुंचा सकता था भारत ने पहुंचाई और उसका अप्रिसिएशन है। मालदीव के संदर्भ में भी एक समय ऐसा लगा कि शायद एक मालदीव के संबंध में एक सुनामी आ गई है भारत और मालदीव रिलेशन का, लेकिन हमने पेशेंस के साथ डील किया और आज देखिए मालदीव और भारत के रिलेशन फिर से एक पटरी पर चल रहे हैं और अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर पॉइंट है। जो हमारे पड़ोस में भी क्या हुआ है कि चाइना के राइस के साथ एक बैलेंस करने की हमारे पड़ोसी भी कोशिश करते हैं भारत और चाइना के बीच में। तो मेरे ख्याल से हमें उस चीज को भी समझने की आवश्यकता है और उस चीज को समझ के हमें अपनी नेबरहुड की पॉलिसी पर काम करना चाहिए। एक और जो मैं एक आखिरी बात इसमें ये कहना चाहूंगा कि भारत को लेकर के पूरे नेबरहुड में एक गुडविल भी है और वो गुडविल इसलिए है क्योंकि भारत को लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लिबरल कंट्री और अपने तरह ही देखते हैं कि जैसे वो भी एक डेवलपिंग उससे कंट्री कोई रहे डरने हैं की जरूरत नहीं पड़ती है। है। हाँ भारत पे कभी ये आरोप नहीं लगता है कि हाँ कभी आरोप नहीं लगता है कि भारत से डरने की जरूरत है, कोई हमें औपनिवेश बना लेगा चाइना। हाँ नहीं, एक सेक्शन और भी साउथ एशिया के अंदर जो भारत को लेकर सब तमाम बातें करता है, लेकिन वो भारत से जो जनता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ अपने को रिलेट करती है कि हम भी इसी तरह के देश हैं और भारत ने तरक्की इस तरह से की है तो क्या हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये तमाम सारे फैक्टर्स है साउथ एशिया के अंदर जिसे हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, शुभंकर मिश्रा लास्ट कमेंट आपसे। लक्ष्मण जी देखिए, जो अभी धनंजय जी बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलूंगा कि भारत का एक जो जियोपॉलिटिकली हम बिग ब्रदरली अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं, बट हमारा बिग ब्रदर हम हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये कई बार वहाँ सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में अपनी पॉलिटिकल माइलेज को साधने के लिए और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कई बार भारत को एज विलन प्रोजेक्ट करती है।
जैसा मिस्टर मल्होत्रा ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की सफलता इस बात में नहीं है कि ये सारे देश जो हमारे आसपास हैं वो हमारे पिछलग्गू बने, वो हमारे सहयोगी बने, और अगर वो कहीं पे हमारा दुराव होता है तो फिर हम उनको अपने पास अपने खेमे में लेके आ पाए। खेमा कहना भी गलत है, अपने सहयोग में लेके आ पाए, क्योंकि हर देश का अपना एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने दोस्त और दुश्मन तय कर सके। तो अभी की स्थिति में हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें नेपाल के इस सिचुएशन पे बहुत ही बैलेंस तरीके से, जिस तरीके से अभी तक सरकार ने अपना रवैया रखा है उस तरीके से रखे, और कहीं से भी नेपाल की जनता को ये फील ना दे कि भारत उनके यहाँ इस अस्थिरता से जो भी स्थिति उपजेगी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा के संकेत नहीं जाना चाहिए। शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ इस शो को यहीं खत्म करेंगे कि जब हम लोग अगले एपिसोड कर रहे हैं आवाज़ अड्डा का, तो शायद वहाँ पे जो हिंसक झड़प चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, हिंसक आंदोलन, वो थम जाए, आंदोलन हो अलग तरीके से, शांतिपूर्वक हो, लेकिन जान माल का नुकसान उस तरह से ना हो जिस तरीके से देखने को मिला है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।